नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज हम, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अध्याय 4 समकालीन विश्व में राजनीति के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले अध्याय में शीत युद्ध के दौर, दूसरे अध्याय में सोवियत संघ के अंत यानी कि द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता के अंत के बारे में बात की और तीसरे अध्याय में हमने अमेरिकी वर्चस्व के बारे में चर्चा की। आज चौथा और एक बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यहां सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का तात्पर्य है कि शीत युद्ध के अंत के साथ ही, द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता के अंत के साथ ही, सोवियत संघ के बिखराव के साथ ही यह बात तय हो चुकी थी कि सारी सत्ता का जो केंद्र है एक देश के हाथ में रहेगा और उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिकी वर्चस्व के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अमेरिका के पास में सैन्य ताकत है, उसके पास में ढांचागत ताकत है और किस प्रकार से उसका सांस्कृतिक प्रभुत्व विश्व के अंदर है। उस बात को देखते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका को चुनौती देने वाली वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिनका नया उभार हुआ है। और उसमें इस अध्याय में हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में 4 मुद्दों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। 4 सत्ता के केंद्र की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की, ईयू की। उसके बाद हम बात करेंगे आसियान की। ये दोनों क्षेत्रीय संगठन है और इन क्षेत्रीय संगठनों के महत्व, इनके गठन और इनकी ताकत के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम चीन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम भारत और चीन के संबंध के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अंत में दक्षिणी कोरिया और जापान के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और पहला क्षेत्रीय जो संगठन है वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने पहली बार यूरोपीय संघ का नाम सुना होगा। यूरोपीय संघ का नाम आप लोगों ने पहली बार इसलिए सुना होगा क्योंकि हम ज्यादा इनसे परिचित है नहीं। आइए आज हम डिटेल में आप लोगों को बताते हैं कि क्या है यूरोपीय संघ और किस प्रकार की इसकी व्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के तहत यूरोप के देशों ने अपनी जो परंपरागत दुश्मनियां थी उन सारी दुश्मनियों को भुलाकर एक नए युग की शुरुआत की। आप सब जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में हुआ था, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से यूरोप को बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोपीय देशों ने यह विचार किया कि हम इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे या फिर मिलकर हमें इस क्षेत्र में शांति स्थापित करनी चाहिए। हमारे विवाद के मुद्दों का बातचीत के माध्यम से समाधान होना चाहिए और हमें किस प्रकार से इस क्षेत्र में सहयोग स्थापित कर सकते हैं या हम इस क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए। अंततः यूरोप के देश इस बात पर एकमत हुए कि हमें किस प्रकार से सहयोग स्थापित करना चाहिए, उसकी रणनीतियां उनके द्वारा अपनाई गई है। चलिए प्रवेश करते हैं हम इसमें। 1945 के बाद यूरोपीय देशों में, इनके यूरोप के देशों में आपस में मेल मिलाप और सहयोग को बढ़ाने में शीत युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। आप जानते हैं कि 1945 के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की श्रेष्ठता को लेकर जो युद्ध चला उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देश चाहते थे कि अधिक से अधिक देशों को वो अपने गठबंधन में शामिल करें। और आप यह भी जानते हैं कि पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका ने और पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ ने आर्थिक मदद दी। इस प्रकार से 1948 में मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण का कार्य किसने किया? अमेरिका ने किया। अमेरिका के द्वारा जो यह आर्थिक सहयोग किया गया था या अमेरिका के कारण जो पश्चिमी यूरोप के देश जो अमेरिकी गुट में शामिल हुए थे उनमें आपस में नजदीकियां बढ़ी। वो एक मंच पर आकर बैठे और पूर्वी यूरोप के देशों का आर्थिक विकास सोवियत संघ ने किया और पूर्वी गुट में शामिल होने के कारण वो वार्सा पैक्ट की संधि के तहत एक छतरी के नीचे आकर बैठे, एक मंच के पास में आकर बैठे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1948 की जो मार्शल योजना थी, इस मार्शल योजना के तहत यूरोप के देशों का आर्थिक विकास किया गया। पश्चिमी यूरोप के देशों में जो है आर्थिक विकास किया गया और इससे इन देशों को बहुत अधिक क्या मिली? मदद मिली। उसके बाद में 1949 में, क्योंकि 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोप में जो यह आर्थिक सहयोग, यूरोपीय देशों को जो आर्थिक सहयोग दिया गया था, इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग समुदाय का गठन किया गया। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन किया गया ताकि ये देश एकजुट हो सके। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। इससे यूरोप के देशों ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमी
जो इकोनॉमी संगठन का जो आर्थिक संगठन का जो गठन हुआ, इससे इन देशों को काफी लाभ हुआ। 1992 में 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ जैसे शीत युद्ध की समाप्ति हुई। 4 तथ्य आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ के निर्माण, यूरोपीय संघ के निर्माण, ईयू हम कह सकते हैं शॉर्ट में, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1948 मार्शल योजना। मार्शल योजना यह अमेरिका की योजना थी जिसके तहत पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक विकास किया गया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मिलान करने का कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? 1948 के तहत। और इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के तहत ही पश्चिमी यूरोप के देशों को विशेष रूप से आर्थिक सहयोग दिया गया था। उसके बाद में 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। नंबर 2, 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। यूरोपीय परिषद, आपसे मिलान करने के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूरोपीय परिषद का गठन करके यूरोपीय संघ ने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। राजनीतिक, यूरोपीय संघ का तो गठन नहीं हुआ था, लेकिन यूरोपीय देशों का यह एक ऐसा संगठन था जिससे एक राजनीतिक स्वरूप की तरफ ग्रहण हुआ। नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी, यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। ये जो तथ्य मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक ठीक लग देता हूं मैं, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब किया गया? 1957 में। और सबसे महत्वपूर्ण 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत, किस संधि के तहत? मास्ट्रिक्ट संधि के तहत 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। यूरोपीय संघ का गठन किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया? आप लोगों का उत्तर होना चाहिए मास्ट्रिक्ट संधि। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। एक एक नंबर का तथ्य तो कोई भी पूछा जा सकता है, मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तरफ आप लोगों को यह वर्ष देंगे और एक तरफ आप लोगों से इनसे संबंधित संगठन का नाम आप लोगों को दिया जाएगा। तो मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, उसके सामने 1948 करना है, 1949 में यूरोपीय परिषद और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो यूरोपीय संघ बना, इस यूरोपीय संघ का जो झंडा है, वो झंडा आप देख सकते हैं कि इसमें 12 स्टार है। कितने? 12 स्टार है। और यूरोप के लोग एकता और मेल मिलाप का ये 12 सितारे दे रखे हैं। 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से वहां पर समग्र पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यूरोपीय संघ के झंडे में 12 स्टार है। कितने? 12 स्टार। ये स्टार 12 की संख्या पूर्णता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, इसलिए इसका इस प्रकार का झंडा रखा गया। अगला नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आप लोगों से यदि मार्शल योजना के बारे में पूछ लिया जाए तो मार्शल योजना 1948 की थी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक विकास किया गया था और पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। व्यापार और आर्थिक मामलों में मार्शल योजना के तहत एक दूसरे की मदद की थी। एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता, मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों की बातें पूरी हो चुकी है। 1957 में हम लोग बात कर चुके हैं यूरोपीय और 1992 में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ध्यान रखना, एक तरफ आप लोगों को वर्ष दिए जा सकते हैं 1948, 1949, 1957
और 1992। ये यूरोपीय संघ के गठन की एक प्रक्रिया थी। हालांकि और भी बहुत सी घटनाएं आएगी, हम बात करेंगे। हम जो है लिस्बन संधि की हम लोग बात करेंगे, शंगोन संधि की भी बात करेंगे, लेकिन वो आगे बात करेंगे। प्रमुखतः आप लोगों को ये 4 वर्ष और इनसे जुड़ी हुई घटनाएं आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 1992 में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन करके विशेष रूप से यूरोप के देशों में समान विदेश नीति, समान विदेश नीति, समान रक्षा नीति, समान रक्षा नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा की स्थापना का प्रयास किया गया। समान विदेश नीति, समान रक्षा नीति, आंतरिक मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा। और मुद्रा यदि यूरोपीय संघ की आप लोगों को पूछ ली जाए तो वो क्या होगी? यूरो होगी। कौन सी मुद्रा? यूरो, जो अमेरिकी डॉलर को भी क्या दे रही है? चुनौती दे रही है। आइए अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के राजनीतिक स्वरूप की। हम इस अध्याय में यूरोपीय संघ के राजनीतिक, आर्थिक और जो है सामाजिक और आर्थिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में कोशिश ये की गई, हालांकि यूरोपीय संघ के गठन से पहले ही एक घटना और घटित हो गई थी, जिसके तहत यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन का प्रयास किया गया था। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन की कोशिश की गई थी। यानी यूरोपीय संसद का गठन किया गया था कि यूरोप के सभी देशों की एक संसद होनी चाहिए। और उसके बाद में maastricht संधि के तहत, ध्यान रखना, maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया। तो इस प्रकार से यूरोपीय संघ के गठन के बारे में आप लोगों को ये सारी बातें ठीक से ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्वरूप की। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, या हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट में हम EU भी कह सकते हैं, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संगठन। अब इसके विशेष रूप से हम 2 भागों में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसे राजनीतिक स्वरूप पर। राजनीतिक स्वरूप का मतलब है कि यूरोपीय संघ ने अपने आप को एक विशाल राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश की। विशाल राष्ट्र राज्य का मतलब है एक ऐसा संघ बनाने की कोशिश की जिसकी एक राष्ट्र का झंडा हो, राष्ट्र का गान हो, एक समान मुद्रा हो, स्थापना दिवस हो, उनका एक संविधान हो। इस प्रकार से उन लोगों ने व्यवस्था करने की कोशिश की थी। हालांकि एक राष्ट्र निर्माण की कोशिश उनकी असफल रही। संविधान निर्माण का जो प्रयास उन लोगों ने किया पूरे यूरोपीय संघ के लिए, वो प्रयास उनके विशेष रूप से क्या रहे थे? असफल रहे थे। लेकिन एक विशाल राष्ट्र राज्य की भांति इसने काम करने की कोशिश की। इनका एक झंडा है समान, इनकी एक स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के साथ साथ में इनका एक राष्ट्र जो है गान भी है और एक समान मुद्रा भी है, यूरो। इन देशों ने कोशिश की कि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को भी अपनाया जाए। यूरोपीय देशों को भी, नए देशों को भी इसका क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो कुल मिलाकर यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक स्वरूप लेने लगा। तो आर्थिक व्यवस्था से राजनीतिक स्वरूप लिया और एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने की कोशिश की। विशाल राष्ट्र राज्य की भांति की तरह काम करने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन्होंने पूरे यूरोपीय संघ का एक संविधान निर्माण का असफल प्रयास किया। संविधान निर्माण का असफल, अर्थात
इन लोगों ने सभी यूरोपीय देशों के लिए संविधान निर्माण का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास क्या रहा? असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा। ध्यान रखना, संविधान निर्माण का कैसा प्रयास किया? असफल प्रयास किया। उसके बावजूद भी इन यूरोपीय संघ के देशों का एक झंडा है जिसमें कितने स्टार है? 12। एक इनका राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस है, और हम कह सकते हैं कि इनकी एक क्या है? मुद्रा भी है। क्या है? मुद्रा भी है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? यूरोपीय संघ के राजनीतिक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, तब आपको इस प्रकार की बातें लिखनी है। चौथा पॉइंट, समान विदेश नीति, समान विदेश व समान सुरक्षा नीति है। एक जैसी विदेश नीति और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक सामूहिक सुरक्षा नीति है। साथ ही साथ इन्होंने पूर्व सोवियत देशों को यानी कि पूर्व सोवियत संघ में शामिल देशों को नया सदस्य भी बनाया है। कैसा सदस्य बनाया? नया सदस्य बनाया। तो ये तो सारी बातें कौन सी हो गई? यूरोपीय संघ के राजनीतिक स्वरूप के सारे पॉइंट हमने एक एक आप लोगों के सामने रखे हैं। इन पॉइंटों को ठीक से आप लोगों को देखना है। तो ये इसका था राजनीतिक स्वरूप। और जैसा कि राजनीतिक स्वरूप में आप लोगों को 4-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय संघ ने आर्थिक व्यवस्था से अपने आप को राजनीतिक स्वरूप में बदलने की कोशिश की, एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह निर्माण किया, संविधान बनाने का असफल प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन सबका एक झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। साथ ही साथ समान विदेश और सम्मान जो है सुरक्षा नीति भी इन्होंने बनाई है, और पूर्वी सोवियत संघ के देशों को भी नया सदस्य बनाया है। ये सारी चीजें जो है इसकी राजनीतिक स्वरूप की है, लेकिन ये एक राष्ट्र राज्य का रूप कभी भी नहीं ले पाया, एक राजनीतिक समुदाय कभी भी नहीं बन पाया, क्योंकि यूरोपीय संघ के देशों को यह बात कतई स्वीकार नहीं थी कि हम हमारी जो संप्रभुता की शक्ति है वो किसी संगठन को दें। तो ये देश अपनी ताकत, प्रत्येक देश की सरकार अपनी ताकत जो है यूरोपीय संघ को देने के लिए तैयार नहीं थे, और नए देशों को जो शामिल किया गया उसको लेकर भी इन देशों में थोड़े से मतभेद थे। आइए नंबर 2 हम लोग बात करते हैं, यही पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 देखिए, पहला था ये, नंबर 1 था राजनीतिक स्वरूप। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्वरूप की, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आर्थिक स्वरूप मुख्यतः यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन है, और आर्थिक संगठन के रूप में यदि हम बात करें तो वर्ष 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो किसकी थी? यूरोपीय संघ की थी। हालांकि इसका जो सकल घरेलू जो उत्पादन है वो 17,000 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर है, या हम कह सकते हैं अमेरिका से ज्यादा भी है। इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर को भी क्या दे रही है? चुनौती दे रही है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। WTO विश्व व्यापार संगठन में इसकी भागीदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, जिसके तहत चीन और अमेरिका के साथ बड़े धौंस के साथ में ये व्यापार करता है। WTO जैसे संगठन में बहुत जबरदस्त अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। पहले 4 पॉइंट लिख देते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। नंबर 1, वर्ष 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो पहली किसकी हो गई? अमेरिका की। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहला पॉइंट हो गया। और इस समय इनका जो सकल घरेलू जो उत्पाद था, इसका जो सकल घरेलू उत्पादन था 17,000 अरब डॉलर था। सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका के क्या था? बराबर था। नंबर 3, इसकी जो यूरो मुद्रा है जो किसको चुनौती दे रही है? डॉलर को चुनौती दे रही है। नंबर 4, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में
इसकी जो भूमिका है, यानी कि डब्ल्यूटीओ में जो इसका धन है, हम कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन में इसकी जो हिस्सेदारी है डब्ल्यूटीओ में, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा क्या है, हिस्सेदारी है। 3 गुना ज्यादा क्या है, हिस्सेदारी है। और इसके चलते ये जो है अमेरिका और चीन से, चौथा पॉइंट, अमेरिका व चीन से बड़ी धौंस के साथ बात करता है। अमेरिका व चीन के साथ धौंस से बात करता है। धौंस का मतलब ताकत से, धौंस से बात करता है, यानी कि उनसे डरता नहीं है, करता है। हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। तो आप इसे अंदाज लगा सकते हैं कि यूरोपीय संघ की ताकत कितनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में तेज गति से उभर रहा है और एक सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र जो है बनता जा रहा है यूरोपीय संघ। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के भी स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के भी स्थायी सदस्य हैं। और चीन में जो मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, चीन जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इस मामले में यूरोपीय यूनियन सैनिक शक्ति की बजाय आर्थिक और व्यापारिक कूटनीति के तहत चीन को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। तो 2 पॉइंट हम ये भी लिख देते हैं। नंबर 6, फ्रांस व ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। यह भी यूरोपीय यूनियन की एक बड़ी उपलब्धि है कि यूरोपीय संघ के 2 देश जो है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, वो 2 देश कौन से हैं? वो है ब्रिटेन और फ्रांस। और अंतिम पॉइंट इसके अंतर्गत होगा कि पर्यावरण और इसके साथ में जो है मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है चीन में, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मसले पर ईयू चीन के साथ आर्थिक निवेश को जो है ज्यादा प्राथमिक दे रहा है, कूटनीति अपना रहा है, के साथ आर्थिक निवेश के माध्यम से उसको दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसा यूरोपीय यूनियन का मानना है, तो चीन के साथ सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए कूटनीतिक आर्थिक निवेश का डर दिखाकर चीन के मंसूबों पर जो है पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। तो आर्थिक शक्ति के रूप में यदि हम बात करें तो 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर था, जो अमेरिका के लगभग बराबर था। यूरो की मुद्रा डॉलर को चुनौती दे रही है। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी है। इसके तहत अमेरिका और चीन के साथ बड़ी धौंस के साथ बात करता है। डब्ल्यूटीओ में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के इसके स्थायी सदस्य हैं। पर्यावरण और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मसले पर ईयू चीन के साथ सैन्य शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश के माध्यम से बातचीत की नीति को ज्यादा प्रभावी रूप से सफल करने की कोशिश कर रहा है। यह था दूसरा तरीका। अब तीसरा, सैनिक शक्ति। किसकी बात करेंगे हम लोग? सैनिक शक्ति की। किसकी? यूरोपीय संघ की। यानी कि यूरोपीय संघ को हमने 3 भागों में उसकी ताकत को या उसकी मजबूती को देख रहे हैं। नंबर 1 हमने देखा राजनीतिक स्वरूप, नंबर 2 हमने देखा आर्थिक प्रभाव या आर्थिक शक्ति के रूप में, और अब हम देख रहे हैं सैनिक शक्ति या फिर हम कह सकते हैं यूरोपीय यूनियन का सैनिक जो है प्रभाव। आप सब जानते हैं कि यूरोपीय संघ के 2 ऐसे देश हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, जिनके पास में परमाणु हथियार है और उनके पास लगभग 550 परमाणु हथियार है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यूरोपीय यूनियन का जो सैन्य व्यय है वो दुनिया में हम कह सकते हैं अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर है। सैनिक शक्ति के मामले अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर है। और तीसरी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका जो रक्षा बजट है वो भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, कि अमेरिका बाद सबसे अधिक रक्षा बजट इसका है। और चौथी बात
हम जो बात कर सकते हैं, वो चौथा जो पॉइंट है उसमें इस प्रकार से है कि अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के लिए किस प्रकार से एक चुनौती बन रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना उसके पास में है, रक्षा बजट अमेरिका के पास सबसे अधिक है, ब्रिटेन व फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरे स्थान पर है। आइए एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। रक्षा बजट अमेरिका के बाद, रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक यूरोपीय यूनियन के दो देश यानी कि फ्रांस व ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार है और इन दोनों देशों के पास में 550 परमाणु हथियारों का जखीरा बताया जाता है। नंबर 4, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरा स्थान। आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ दुनिया की एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत के रूप में है। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट यदि हम बात करते हैं, सबसे बड़ी सेना की बात करते हैं, परमाणु हथियार की हम बात यदि करते हैं, संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो ये ताकत, ये शक्ति किसके पास में? यूरोपीय संघ के पास है। इस आधार पर आप लोग जान सकते हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ अमेरिका के लिए एक चुनौती बनकर उभर सकता है, किस प्रकार से सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में काम कर सकता है। लेकिन यूरोपीय संघ की चुनौतियां, अंत में यूरोपीय संघ की चुनौतियां, यूरोपीय संघ की चुनौतियां क्या है? देखिए, प्रत्येक संगठन के सामने, प्रत्येक देश के सामने कोई न कोई चुनौती जरूर होती है। अब हम बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ की प्रमुख चुनौतियां। चुनौती की यदि हम बात करते हैं या इसकी कमजोरी की यदि हम बात करते हैं, तो साझी विदेश नीति को लेकर कई बार इन देशों में आपस में टकराव या फिर हम कह सकते हैं कि आपस में मतभेद की स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है। जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, वो अमेरिका के साथ थे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी अमेरिका की इस नीति के समर्थक नहीं थे। इसके अलावा यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, जो यूरो मुद्रा है, उस यूरो मुद्रा को लेकर भी कुछ देशों में सहमति नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अपने आप को यूरोपीय बाजार से अलग रखना चाहती थी। यूरोपीय संघ में शामिल जो देश है, उनमें से बहुत से यूरोपीय संघ में जो शामिल देश है, उन देशों को यूरोपीय संघ की सदस्यता देने को लेकर भी कुछ देशों के बीच में मतभेद की स्थिति रही है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यूरो को भी स्वीकार नहीं किया। कुछ सदस्य अमेरिकी गठबंधन के सदस्य भी है। इन मुद्दों को लेकर कुछ मतभेद है या हम कह सकते हैं कुछ कमजोरियां हैं। आइए एक एक मुद्दे की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? यूरोपीय संघ सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, लेकिन उसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, कथन की पुष्टि कीजिए। तब आप लोगों को ऐसे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले साझी विदेश नीति, साझी विदेश नीति व रक्षा नीति को लेकर टकराव। साझी विदेश नीति व रक्षा नीति को लेकर आपस में टकराव है। और उदाहरण मैंने आप लोगों को दे दिया, जब इराक पर आक्रमण किया था अमेरिका ने, इराक आक्रमण, तो उस समय टोनी ब्लेयर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो तो उसके समर्थक थे, लेकिन फ्रांस व जर्मनी इसके क्या थे? खिलाफ थे।
इस बात का ध्यान रखना। नंबर 2, शाजी मुद्रा। शाजी मुद्रा यूरो को लेकर भी क्या है, मतभेद है। ध्यान रखना है, मार्गरेट थैचर जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही है, ध्यान रखना आपको इस बात का भी। मार्गरेट थैचर है ये, जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही है। इन्होंने जो है यूरोपीय बाजार से अपने आप को अलग रखा, यूरोपीय बाजार से अलग रखा। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि स्वीडन और जो डेनमार्क जो इसके देश है, डेनमार्क और स्वीडन, डेनमार्क व स्वीडन, इन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि, जिसके तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया, मास्ट्रिक्ट संधि, वह है यूरो मुद्रा को स्वीकार नहीं किया। यूरोपीय संघ के कुछ जो देश है, यू के जो देश है, वो अमेरिकी गठबंधन में भी शामिल है, इस बात को लेकर भी इनके आपस में तनातनी की स्थिति रहती है। तो ये कुछ कमजोरियों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की, और इसके माध्यम से आप लोग समझ पाए हैं कि इन समस्याओं के कारण यूरोपीय संघ ज्यादा बेहतर तरीके से विश्व के अंदर अपनी भूमिका नहीं निभा सकता है। ये उसके सामने चुनौतियां हैं, ये उसके सामने कमजोरियां हैं, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे अंत में। देखिए, अब तक हमने क्या देखा है, यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया के बारे में हमने बात की। यूरोपीय संघ की ताकत को हमने राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक ताकत के रूप में देखा। कोई भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है तो उसके आप लोगों को उत्तर देने। चूंकि एक एक नंबर के प्रश्न इस बार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक नंबर के प्रश्नों को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले जो है पेरिस की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि। ये जो पेरिस की संधि हुई, इसका वर्ष आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पेरिस की संधि हुई थी 1951 में, और यहीं से, हालांकि यूरोपीय संघ के निर्माण की प्रक्रिया तो 1948 से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन 1951 में पश्चिमी यूरोप के, यानी कि पश्चिमी यूरोप का मतलब जो नाटो के सदस्य थे, पश्चिमी यूरोप के 6 देश, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया? आपसे मिलान करने का प्रश्न पूछ ही ले, 1951 का वर्ष दे दे और उसके सामने आपको मिलान करने का प्रश्न पूछे तो आप क्या करोगे? यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय, और इसकी स्थापना, इसका गठन कब किया गया था? 1951 में। पश्चिमी यूरोप के कितने देशों ने मिलकर? 6 देशों ने मिलकर किया था। इसके बाद में जो संधि हुई थी, वो ध्यान रखना, वो थी रोम की संधि। कौन सी संधि? रोम की संधि। और रोम की संधि को मिलान करने का प्रश्न पूछे तो आप लिखोगे 1957। हालांकि ये अप्रैल है, ये मार्च है। यही जो 6 देश थे, इन सब 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय, बहुत अच्छा प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय व यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो 1957 में इसका गठन हुआ था। हालांकि हम इसकी बात कर चुके हैं, यूरोपीय इकोनॉमी संगठन की हम बात कर चुके हैं, कम्युनिटी की बात कर चुके हैं, वही 1957 वाला है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय संघ की सदस्यता ली। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता कब ली, तो ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता ली 1973 में। ब्रिटेन इसका सदस्य कब बना? 1973 में।
और आप लोगों को जानकारी है तो वर्ष 2016 में ब्रेग्जिट के तहत जो है जनमत संग्रह करवाया गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें यूरोपीय यूनियन से क्या रहना है, अलग रहना है। 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, ध्यान रखना, यूरोपीय संसद के लिए, क्योंकि इन्होंने एक साझी संसद बनाने, पार्लियामेंट की कोशिश की। इसके पहले चुनाव कब हुए? 1979 में। 1979 में ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। इसके बाद में 1981 में ग्रीस यानी यूनान ने इसकी सदस्यता ली। 1985, यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, 1985 में सांगोन संधि। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सांगोन संधि कब की है, तो पहला तो उत्तर आप लोगों का होना चाहिए 1985। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत यूरोपीय देशों के बीच में सीमाओं को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि इस संधि के तहत यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच में सीमा नियंत्रण को क्या किया गया था? समाप्त। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, सीमा नियंत्रण को समाप्त किया गया। सीमा नियंत्रण को समाप्त किस संधि के तहत किया गया था? तो आपको उसका उत्तर लिखना है सांगोन संधि। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। एक एक नंबर के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 प्रश्न एक एक नंबर से आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सांगोन संधि के तहत जो सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी इसके शामिल हो गए, और अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1990 में। ध्यान रखना, बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1990 को गिराया गया था, और अगले ही वर्ष अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण। एक अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1992 में, बहुत महत्वपूर्ण है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। 1992 में जो है maastricht संधि के तहत, maastricht संधि के तहत ईयू का गठन किया गया, यूरोपीय संघ का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार यानी साझा बाजार को बनाने की कोशिश की गई। जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया था। कितने सदस्य देशों ने? तो 12 सदस्य देशों ने इसकी जो मुद्रा थी उस मुद्रा को अपनाया था। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ष 2002 में, 2004 में इसमें बहुत से देश शामिल हुए, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेनिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए। आप जानते हैं कि इनमें से अधिकांश जो देश थे वो पूर्वी सोवियत संघ के देश थे। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए। स्लोवेनिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया। वर्ष 2009 में, ध्यान रखना, 2009 में एक संधि हुई थी, लिस्बन संधि। लिस्बन संधि। इस संधि के तहत यूरोपीय संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। वर्ष 2013 में, 2012 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश कौन सा बना? तो 28वां बना था क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। और एक करंट का प्रश्न के रूप में, वर्ष 2016 में ब्रिटेन में, किस देश में? ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह। और उस जनमत संग्रह में वहां के 51.9% लोगों ने कहा कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से क्या रखा जाए? बाहर हो जाए। यानी कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसके संदर्भ में आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा संगठन, और दूसरा संगठन आप लोगों के लिए कौन है? आसियान। ये वीडियो 1 घंटे से अधिक बन सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस पार्ट को हम 2 वीडियो में पूरा कर दें, इसलिए लंबा जरूर है। आप लोग ठीक से देखें। यूरोपीय यूनियन हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। अब हम दूसरे क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात कर रहे हैं, और उस संगठन का नाम है आसियान।
तो ठीक से पढ़ते रहिए, अभी भी एग्जाम के सामने काफी समय है, समय का उपयोग कीजिए, एक एक मिनट का उपयोग कीजिए। बहुत ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। जरूर पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि नहीं पढ़ा जा रहा है, अब तो बहुत दिक्कत हो रही है, कब तक पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। तो फिर लगातार आप लोगों को पढ़ना होगा। अक्सर मैं कवि वृंद की पंक्तियां कहता हूं कि करत करत अभ्यास केर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात केर शिल पर होत निशान। तो पढ़ने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ें और बार बार लगातार आप लोग अध्ययन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे विद्यार्थियों, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आइए अच्छे प्रतिशत बनाएं, अच्छी मेहनत करें, हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, हम बहुत कुछ नया सीखे, इस उद्देश्य से आपको इन वीडियो को लास्ट समय तक देखना। आइए हम बात करना चाह रहे हैं आसियान के बारे में। आसियान एक बहुत महत्वपूर्ण और उभरता हुआ क्षेत्रीय संगठन जिसको हम एशियन के नाम से हम सब लोग जानते हैं, ASEAN के नाम से हम इसको जानते हैं। आसियान, सबसे पहले तो आप लोगों को इसका पूरा नाम याद होना चाहिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यह नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह आपको अंग्रेजी और हिंदी में पूरा नाम इनका याद होना चाहिए, अभी हम लिखकर बात करेंगे। यह वो क्षेत्र है, वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। जैसे कि हम कभी मानचित्र की बात करते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अब मैं आप लोगों से कहूं कि दक्षिण पूर्व का हिस्सा कौन सा है, तो यह दक्षिण पूर्व का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में इस दिशा के जो देश है उन देशों को हम आसियान के नाम से जानते हैं। एक तो यह बात आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। इन देशों में यदि हम बात करें तो जापान और ब्रिटेन के ये उपनिवेश रहे थे। आजादी के बाद इनको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ में राष्ट्र निर्माण की चुनौती, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा था। साथ ही साथ बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था इंडोनेशिया में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के माध्यम से भी इनके हितों की कोई विशेष सुरक्षा हो न सकी। शीत युद्ध के दौरान भी इन देशों को किसी न किसी एक गठबंधन में शामिल होने के दबाव को झेलना पड़ा था। तो क्या थी प्रारंभिक समस्या, एक एक बिंदु हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले पूरा नाम, दक्षिण पूर्व एशियाई, देखो पूछा जाएगा आप लोगों से पूरा नाम, एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये इसका हिंदी में पूरा नाम, अंग्रेजी में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए एस का मतलब, ए का मतलब एशियन, ऑफ, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट, ए का मतलब एशियन और एन का मतलब नेशन। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो एक संगठन था, प्रारंभिक समस्याएं क्या थी, या फिर जापान, इन देशों को जापान और ब्रिटेन का ये उपनिवेश थे, लंबे समय तक इनका शोषण किया गया। आजादी के बाद में आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी व राष्ट्र निर्माण की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा था। नंबर 3, यदि हम लोग बातचीत करें तो शीत युद्ध के दौरान भी किसी न किसी एक गुट में शामिल होने का दबाव का सामना इन देशों को करना पड़ा था। और नंबर 4 की बात करें तो चाहे बांडुंग सम्मेलन हो, बांडुंग या गुटनिरपेक्ष
सम्मेलन के माध्यम से भी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भी इन देशों की ज्यादा समस्याओं का समाधान हो नहीं सका। इन स्थितियों के कारण दक्षिणी एशिया के ये जो देश थे, इन देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, जिस संगठन को हम आसियान के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, 8 सितंबर, हालांकि 8 सितंबर आपके किताब में नहीं है, 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशिया के 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और आसियान के कितने संस्थापक सदस्य हो गए? 5 संस्थापक सदस्यों के नाम हम लोगों को ठीक से याद होने चाहिए। और मैं इसके लिए एक सूत्र भी बताता हूं। समय लग रहा है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, आपको बातें सारी समझ में आएगी, ये मेरा आप लोगों को वादा है। और हम 10-15 दिन में पूरा कोर्स आप लोगों के कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप बस प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते रहिए। हमने 16 अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी हल करवाए, आप उन्हें भी देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमने स्वतंत्र राजनीति विज्ञान के 26 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, उनको देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और ये 10वां वीडियो है, जहां तक मुझे याद है, समकालीन विश्व में राजनीति का। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर ये जो हम लिख रहे हैं जितना भी इस पैनल पर, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप कक्षा 12 और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। 5 देश आसियान के संस्थापक थे, 5 देश इसमें बाद में जुड़े। संस्थापक देशों का एक सूत्र है, कमला, इमली, थासी और कमला विदा। आपको याद ऐसे रखना है कि एक कमला नाम की लड़की है और एक उसकी बहन है, उसका नाम है इमली। ये 2 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कमला और इमली नाम की 2 बहनें हैं। कमला का विवाह किया गया और कमला का जो विदाई दी जा रही थी, तो हम कह सकते हैं कि कमला विदा। कमला की जब विदाई दी जा रही थी, उस समय कमला के रिश्तेदारों ने या कमला के ससुर पक्ष ने कहा कि जो इसकी छोटी बहन है इमली, उसको भी आप हमें दे दीजिए, इनको उसका रिश्ता भी हमारे परिवार में कर दीजिए। तो कमला और इमली के पिताजी ने कहा चलो इमली भी थासी का मतलब होता है थारी, यानी आपकी, थासी, इमली थासी। तो हमने एक सूत्र बना दिया, कमला विदा और इमली थासी। अब देखिए, इसके जो संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की। और बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की। तो इस सूत्र में जो देश है वो इसके कौन से देश है? 5 संस्थापक है। देखिए किस प्रकार से। ई का मतलब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया याद होने चाहिए, देश आप लोगों से पूछे जाएंगे। इंडोनेशिया, ई का मतलब इंडोनेशिया। म का मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिलीपींस तीसरा, यानी कि हमने लिया फिलीपींस, था यानी थाईलैंड। और सी का मतलब है यहां पर सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोगों को रुकना है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं इसके अंतर्गत। 5 देश इसके जो संस्थापक थे, म का देखना है हम लोगों को कि इसमें कौन सा देश है। एक सेकंड आप लोग रुके रहिए। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, हम एकदम सही पढ़ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा यूं ही भ्रम हुआ था। तो ये इसके 5 संस्थापक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और थाईलैंड है यहां पर, थाईलैंड।
थाईलैंड और सिंगापुर। ये कैसे देश हो गए? संस्थापक। संस्थापक। और किससे बना? इमली थासी से। अब देखिए इसमें जो 5 देश जो बाद में जुड़े, 5 देश जो क्या जुड़े, बाद में जुड़े, उनके नाम भी हम लोग देख लेते हैं। जरा देखिए आप लोग उनके नाम देखिए। क यानी कंबोडिया। कंबोडिया कौन सा देश? कंबोडिया। म यानी यहां म्यांमार है, ध्यान रखना। कौन सा है? म्यांमार। पहले वाले में म मलेशिया और इसमें म्यांमार है। और उसके बाद में ला यानी लाओस। लाओस। और वी यानी वियतनाम। वियतनाम। और दा यानी दारू सलाम। पूरा नाम ब्रुनेई दारुसलाम। ब्रुनेई दारुसलाम। ये 5 देश इसमें बाद में शामिल हुए, तो 5 संस्थापक और 5 बाद में शामिल हुए, तो टोटल देश यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कितने होंगे? 10 होंगे। 3 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस संगठन का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। स्थापना 1967 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। सूत्र हो गया इमली थासी। और कमला विदा कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दारू सलाम। कैसा लगा हमारा इमली थासी और कमला विदा वाला सूत्र? आप कमेंट्स करके हम लोगों को जरूर बताइए। चलिए, हमने इसकी स्थापना कर दी है और इसका जो है झंडा है वो देखिए। आसियान के झंडे में जो है धान की जो बाली होती है उसको जो है इंगित किया गया। धान की 10 बालियां हैं इसमें। धान की 10 बाली। धान की 10 बाली। बाली आपको पता है जो फसल के ऊपर होती है। ये जो धान की 10 बाली, 10 का मतलब इसमें कितने देश है? 10 है। और जो ये इनकी मित्रता, एकता को धागे में, ये बीच में जो धागा है उसकी एकता और मित्रता का धागा है। ये होगा इसकी स्थापना। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि आसियान के उद्देश्य। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आसियान के उद्देश्य लिखिए। या आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य लिखिए। अब क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य पूछे चाहे आसियान के उद्देश्य पूछे, उद्देश्य एक ही होते हैं क्योंकि आसियान भी क्या है? क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास। किसी भी क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आर्थिक विकास करना। इसकी स्थापना का पहला उद्देश्य था आर्थिक विकास। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को पॉइंटों में देना। सहयोग और आपसी सामंजस्य के तहत सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना भी इनकी जो है एक उद्देश्य था। तीसरे उद्देश्य की हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय शांति, यानी कि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति स्थापित करना व संबंधों में स्थायित्व लाना। स्थायित्व। साथ ही साथ जो भी क्षेत्रीय विवाद हैं, क्षेत्रीय विवादों का समाधान, क्षेत्रीय विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करना। बातचीत के माध्यम से करना। माध्यम से करना। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य लिखिए, आसियान के उद्देश्य लिखिए, एक ही प्रकार का उत्तर है। अंतरराष्ट्रीय संगठन के भी उद्देश्य ये हो सकते हैं। अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व स्थापित करना और क्षेत्रीय विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करना। ये इसके क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अगला जो प्रश्न यहां से जो बनेगा वो बनेगा आप लोगों के आसियान वे, जिसे हम कहते हैं आसियान शैली। 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आसियान शैली से आप लोग क्या समझते हैं? आसियान की जब से स्थापना हुई है, आसियान ने पूरे विश्व को बहुत प्रभावित किया है। हम आगे देखेंगे। आसियान की स्थापना के बाद इन देशों ने अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप और सहयोगात्मक जो तरीका अपनाया है उससे पूरी दुनिया को इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? आसियान वे के नाम से जानते हैं। इसी को हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। तो अनौपचारिक, टकराव रहित, अनौपचारिक, टकराव रहित,
मेल मिलाप की, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो इनका जो तरीका है, यानी कि बिना कोई टकराव के, टकराव रहित, सहयोगात्मक तरीके से, मेल मिलाप से इन देशों ने जिस प्रकार से कार्य किया है, जो इन्होंने मिसाल पेश की है, इससे इसने काफी मेल मिलाप की जो मिसाल पेश की है, मिसाल का मतलब इन्होंने जो ये तरीका अपनाया है, इससे पूरी दुनिया बहुत प्रभावित हुई है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? आसियान वे के नाम से जाना जाता। पूरी दुनिया आसियान के इस सहयोगात्मक, मेल मिलाप, टकराव रहित और सहयोगात्मक जो तरीका है, अनौपचारिक, जो इसकी बहुत अधिक पूरी दुनिया इसकी जो है फैन रही है, पूरी दुनिया इससे बहुत प्रभावित हुई है, इसी को हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के बनेगा। पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान, भौमिकता, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता किसको कहते हैं? प्रत्येक देश की जो संप्रभुता है, प्रत्येक देश की जो राष्ट्रीयता है, उसका सभी देश आपस में सम्मान करते हैं। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है इनके कामकाज का तरीका है कि हमें इस क्षेत्र का विकास भी करना है, लेकिन प्रत्येक देश की राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का भी हम लोगों को पालन करना है। आसियान पूरी दुनिया में तेज गति से विकास कर रहा है। आसियान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हम सबके सामने उभर रहा है। आइए उन बिंदुओं की हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आसियान सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि वर्ष 2003 में आसियान ने एक तरीके से स्तंभ बनाए, 3, कितने स्तंभ? 3 स्तंभ। और उसके बाद में हम प्रत्येक स्तंभ के बारे में बात करेंगे। पहला जो इसका स्तंभ है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय। और तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ आसियान ने कब स्थापित किए? पहला प्रश्न तो ये आपका उत्तर होगा वर्ष 2003 में, याद रह जाएंगे 3 से 3। हम इसके बारे में बात करेंगे, आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या कार्य है, आसियान आर्थिक समुदाय का क्या कार्य है और आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय का क्या कार्य है। इसके बारे में ज्यादा नहीं है, इन दोनों के बारे में 5-5 पॉइंट के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय के तहत इसका मुख्य उद्देश्य है कि आसियान के देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद है तो इस विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से करना। और यह विशेष रूप से 2003 तक सदस्य देशों ने कई समझौते किए और इन समझौतों के माध्यम से इन्होंने सहयोग, शांति, निष्पक्षता और हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा देने की कोशिश की है। राष्ट्रों के बीच में जो अंतर है उसको दूर करने की कोशिश की है और संप्रभुता के अधिकार का सम्मान करने की इन्होंने कोशिश की है। साथ ही साथ सभी को समान महत्व देंगे, इस प्रकार की वचनबद्धता इन्होंने जाहिर की है। और इस चीज को और बेहतर करने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF का इन्होंने गठन किया है। ये 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यहीं से बात करते हैं। सबसे पहले जो भी विवाद है उन विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करेंगे, बातचीत के माध्यम से करेंगे। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। दूसरा, इन्होंने विभिन्न प्रकार की संधियां और समझौते करके शांति, सहयोग और हस्तक्षेप, इनकी एक देश दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं करेगा और हस्तक्षेप की नीति अपनाने की कोशिश की है। इसके अलावा निष्पक्षता, कोई भी देश एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा, सभी देश संप्रभुता का पालन करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का पालन करेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, ARF की स्थापना कब की गई?
1994 में, ध्यान रखना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर बता देता हूं। आप लोगों से एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। ARF यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? वर्ष 1994 में। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आसियान। ये सारी बातें किसकी थी? आसियान सुरक्षा समुदाय की। सुरक्षा मतलब आसियान की सुरक्षा करना। जो विवाद है, क्षेत्रीय विवाद, उनको सैन्य टकराव के माध्यम से नहीं, युद्ध के माध्यम से नहीं, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना। इस पूरे क्षेत्र में कई प्रकार की संधियां करके शांति, सहयोग, हस्तक्षेप, निष्पक्षता, संप्रभुता और सबके साथ एक समान व्यवहार के इन्होंने वादे किए और 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। नंबर 2 हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्थिक समुदाय के रूप में। नंबर 2 आसियान, और ये लास्ट है आप लोगों के, आसियान आर्थिक समुदाय। हालांकि आसियान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत छोटी है, जापान की तुलना में, चीन की तुलना में, अमेरिका की तुलना में, यूरोपीय संघ की तुलना में। लेकिन 1967 के बाद में सबसे अधिक विकास करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आसियान के देशों ने बहुत तेज गति से अपना क्या किया है? विकास किया। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो कुल अर्थव्यवस्था तो बहुत छोटी है अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान की तुलना में, लेकिन सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र कौन सा है? आसियान है। और इसके तहत आसियान के देश साझा बाजार भी तैयार कर रहे हैं। साझा बाजार के साथ में उत्पादन आधार भी तैयार कर रहे हैं। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हो सकती है। नंबर 1, सबसे तेज गति से विकास। 1967 के बाद में किसी क्षेत्र का सबसे तेज गति से विकास हुआ है, यानी कि उसका प्रतिशत विकास में ज्यादा है। हालांकि अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में, लेकिन सबसे तेज गति से इसने क्या किया है? विकास किया उनकी तुलना में, अर्थव्यवस्था की तुलना में यदि हम बातचीत करते हैं तो। इसके बाद में ये जो है आसियान का साझा बाजार इन देशों ने तैयार किया है। साझा बाजार वो उत्पादन आधार तैयार करना है। तो इस संगठन के आर्थिक विकास के निपटने के लिए इनकी आर्थिक विवादों का समाधान भी किया है। आर्थिक विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया, ताकि उस क्षेत्र का अधिक से अधिक आर्थिक विकास किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में, आसियान ने निवेश, सेवाओं व श्रम के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि एक देश का नागरिक किसी भी क्षेत्र में जाकर सेवा कर सकता है, एक देश किसी भी देश में निवेश कर सकता है, काम कर सकता है। आसियान के देशों के नागरिक आपस में इस प्रकार से मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण भी इन्होंने किया है। और इस मुद्दे पर उनकी किससे भी बातचीत चल रही है? अमेरिका से भी बातचीत चल रही है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे जो आसियान का विजन है, यानी कि विजन दस्तावेज 2020। आसियान तेज गति से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। अब हम बात कर रहे हैं आसियान विजन दस्तावेज 2020। ये जो आसियान का विजन दस्तावेज है, अलग से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। और बहुमुखी जो भूमिका इसके द्वारा जो निभाई जा रही है, इसके तहत कंबोडिया के टकराव को इन्होंने समाप्त किया है, पूर्वी तिमोर के संकट को इन्होंने संभाला है, और पूर्वी एशियाई सहयोग के देशों के ऊपर लगातार बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, नंबर 1 जो है विश्व के अंदर, विश्व में बहुमुखी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका
को प्रमुखता दी गई, बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता। इसके अलावा जो विवाद चल रहे थे इस क्षेत्र में, और विवाद में सबसे पहले जो हम बातचीत कर रहे हैं, आसियान कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। कंबोडिया के टकराव, कंबोडिया टकराव को समाप्त किया। पूर्वी तिमोर की समस्या का समाधान के लिए लगातार बातचीत चल रही है। पूर्वी तिमोर की समस्या के समाधान के लिए बातचीत चल रही है, और पूर्वी एशियाई सहयोग पर 1909 से लगातार बातचीत चल रही है। यहीं पर लिख देता हूं मैं चौथा, पूर्वी एशियाई देशों के साथ में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए 1999 से लगातार क्या कर रहा है, ये बैठकें कर रहा है। देखिए, आज विजन दस्तावेज 2020 के तहत आसियान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्व में बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी है। इसने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है, इसने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है, और पूर्वी तिमोर के साथ, पूर्वी एशियाई देशों के साथ में लगातार बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जो है 1999 से नियमित रूप से क्या कर रहा है, बैठकें कर रहा है। हम देख सकते हैं कि आसियान की जो आर्थिक शक्ति है, और उस आर्थिक शक्ति के कारण ही चीन और भारत विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता को और आकर्षक बना रहे हैं। अब यदि भारत आसियान यदि मुद्दा आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो भारत व चीन ये दोनों आसियान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आसियान के देशों के साथ में व्यापार और निवेश के मामलों में भारत और चीन इन एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाएगी। पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट, लुक ईस्ट। और आप जानते हैं कि लुक ईस्ट की जो नीति अपनाई गई थी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। लुक ईस्ट की नीति उस समय अपनाई गई थी, लेकिन ध्यान रखना, एक्ट ईस्ट की नीति किसने अपनाई? एक्ट ईस्ट, यानी कि पूर्व में काम करो की नीति। यह प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 2014 में, और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह नीति जो लुक ईस्ट थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट। और इस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। यानी कि पूर्व की ओर देखो, यानी कि पूर्व में भी हमें पूर्वी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने होंगे। तो आसियान का महत्व इससे भी स्पष्ट होता है कि भारत और चीन लगातार इन देशों के साथ में व्यापार और जो है निवेश के मामले में, व्यापार व निवेश के मामले में लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर शुरू में तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1999 में लुक ईस्ट और 2014 में हमने जो है एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। इसके अलावा भारत ने आसियान के देशों के साथ में, आसियान के देशों के साथ में द्विपक्षीय समझौते कर रखते हैं, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते कर रखे हैं। मुक्त व्यापार समझौते कर रखे हैं, और उन देशों के नाम यदि आप लोगों से पूछ लिए जाएं तो उन देशों के नाम लिखने हैं मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 3 देशों के साथ हमने, ये आसियान के 3 देश हैं, इनके साथ में मुक्त व्यापार समझौता भी हमने कर रखा है। और वर्ष 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की व्यवस्था स्थापित की गई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आपसे प्रश्न लास्ट में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत आसियान संबंधों को स्पष्ट कीजिए, तो भारत आसियान के बीच में बेहतर संबंध है। 1991 के बाद में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई, जिसके तहत पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई गई। हमने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कोशिश की, और हम लगातार उनके साथ व्यापार और निवेश के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। और ये इस बात की प्रासंगिकता है
कि आसियान तेज गति से विकसित हो रहा है। इसके अलावा 2014 में इसी नीति का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट की नीति हम लोगों ने कर दिया। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे कि हमने 3 देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार की संधि कर रखी है, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। नंबर 4 आप लिखोगे कि वर्ष 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना भी की गई। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ये 4 पॉइंट के माध्यम से भारत आसियान संबंध के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। एक और आप लोग ध्यान रखें यहां पर कि वर्ष 2018 में 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी किया गया भारत के प्रधानमंत्री आसियान के 10 नेताओं के साथ में। तो वर्ष 2018 में भारत और आसियान के बीच में, भारत आसियान के बीच में जो साझेदारी की गई थी, उस साझेदारी का रजत जयंती समारोह भी मनाया गया था। तो यह था आपका आसियान का टॉपिक और यूरोपीय संघ का टॉपिक। वीडियो जरूर लंबा हुआ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन चूंकि इस पार्ट को हम 2 वीडियो में पूरा करवाना चाह रहे हैं, इसलिए अगले वीडियो में यानी कि ठीक अगले दिन आपका यह अध्याय पूरा हो जाएगा। यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में डिटेल में हमने बात की, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, इनकी स्थापना के बारे में प्रश्न रहेंगे, इनके और भी महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में आप लोगों को पूरी किताब में हमने एक एक पॉइंट लिखकर आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश की। ये पूरी पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मिले ये पीडीएफ, तो आप लोग हमारे लिंक में जाकर जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसकी स्थापना 1992 और 1967 इन 2 क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में आज हम लोगों ने बात की। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं ये दोनों टॉपिक आप लोगों को कैसे रखें। हमारे कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े। जल्दी एक ऐप लाने वाले हैं, उसमें आगे की सारी चीजें आप लोगों को जल्दी हम एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप सबका सहयोग और स्नेह बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।